नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज का मुद्दा 24 का चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी के वो 5 दांव हैं जो आज उन्होंने सेट कर दिए। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में थे। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेनें देने के बाद प्रधानमंत्री भोपाल के कमला नेहरू स्टेडियम पहुंचे। वहां से देश भर के 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित किया और पिक्चर क्लियर कर दी कि 2024 का प्लान क्या है। बड़े दिनों से अटकलें हैं कि क्या सरकार 24 के पहले यूसीसी लाने की तैयारी में है। मोदी ने इशारों में जवाब दिया कि हाँ, एक घर में 2 कानून होने ही नहीं चाहिए। वक्त नहीं बताया, लेकिन कहा कि जो लोग वोटों की भूख में यूसीसी के खिलाफ भड़का रहे हैं वो खुद मुसलमानों के लिए दुश्मन से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का जिक्र किया और पूछा कि जब मुस्लिम देशों में 3 तलाक खत्म हो चुका है तो यहाँ उसे दोनों की जिद क्यों। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की राजनीति का फर्क बताया। उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में उन जातियों की पूरी लिस्ट गिनाई जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति से अलग थलग कर दिया गया है। इसी के साथ पसमंदा मुसलमानों का भी जिक्र किया और पूछा कि क्या बीजेपी सरकार में पसमंदा का उत्थान नहीं हुआ है। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने पटना में विपक्षी दलों के जमघट को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उसे स्वार्थ के गठबंधन का नाम दिया। एक एक नेता और उसके परिवार का नाम गिनाकर कहा कि ये सब सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने, खुद को ईडी और सीबीआई से बचाने और अपने वंशवाद को जिंदा रखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे 20 लाख करोड़ के घोटालेबाजों के गठबंधन का नाम दिया है। ये भी कहा कि ये सारे दल सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकते हैं। मोदी का एजेंडा साफ है, तेवर भी साफ है कि 24 में उसी आक्रामकता के साथ उतरेंगे जैसे 14 में या फिर 19 में उतरे थे। रिएक्शन भी आए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी कुछ भी बोल लें, 6 महीने बाद उनका पैकअप होना तय है। ओवैसी की टेंशन यूसीसी है। कह रहे हैं कि देखना मोदी यूसीसी के आड़ में हिंदू सिविल कोड ही न लेकर आ जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। देखिए, कोई भड़का नहीं रहा है, भड़का ये रहे हैं। कोई भी चुनाव आता है तो वो ऐसे मुद्दों को लाकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे जो मूल मुद्दे हैं देश के सामने, उससे कैसे लोगों का ध्यान हटाए। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत अगर है तो लोकसभा में टिकट क्यों नहीं दिया? मोदी जी संतुष्टीकरण तुष्टीकरण दोनों अडानी जैसे लोगों का करते हैं और आरोप दूसरे को लगा रहे हैं। जो तुष्टीकरण करके अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं। आज जनता से जाके मध्य प्रदेश में पूछते प्रधानमंत्री जी कि क्या मुद्दा है, तो हर आदमी कहेगा कि पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की कुएं में डूब चुका है। जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अरे अगर फोटो सेशन रहता तो प्रधानमंत्री स्वयं यूसीसी के मुद्दे को नहीं उछालते, स्वयं आगे आके। यही बेचैनी तो उनकी जो ये बेचैनी है, यही बता रही है कि हम लोगों की बैठक कितनी सफल है।
तो 5 दांव चले हो जाए सुनाओ। 5 दांव कौन कौन से? यूसीसी की बात करी उन्होंने, पसमानदा मुसलमानों की बात करी उन्होंने बताया तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का अंतर क्या है। उन्होंने यूसीसी के बारे में कह दिया कि इसका आना अब बेहद जरूरी है। उन्होंने गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का गठबंधन कह दिया और इनके जेल जाने की गारंटी भी दे दी। यानी एक तरह से पूरा नैरेटिव सेट है। सीधे चलते हैं यहां से के शर्मा जी के पास, सैयद असीफ वकार के पास, AIMIM के स्पोक्स पर्सन श्रीराज नायर जी, VHP के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सुनील सिंह, JDU के स्पोक्स पर्सन अब्बास हैदर, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और थोड़ी देर में दूसरे भाग में विनय मिश्रा जी जुड़ेंगे जो कि आपके स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन शुरुआत के शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा। आपने आज बड़ी लाइन खींच दी, आपने कह दिया यूसीसी तो आएगा। अब सभी लोग इससे जो है वो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं ये तो हिंदू कोड बिल लाने जैसा है जो यूसीसी आप लाने की बात कर रहे हैं। क्या आप उनकी इस आलोचना से सहमत है ओवैसी साहब की? दीपक जी देखिए, पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से 3 कोर मुद्दे रहे हैं। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बनवाना, धारा 370 और 35 से समाप्त करना और समान नागरिक संहिता, ये हमारे कोर इशू है। और जिसमें 2 जो मुद्दे थे उसको हमने जो जनता से वादा किया था उसको हमने पूरा किया है, और ये तीसरा मुद्दा है जिसे हम पूरा करेंगे, जो हमारा संकल्प है। और इसके आधार पर हमने जनता से वोट भी मांगा है। ये हमारे हर बार घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है, समान नागरिक संहिता। और निश्चित तौर से जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट के अनुसार जो है निश्चित तौर से इसको लाने का प्रयास भी करेंगे। हाँ, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया, वो अभी चल रही है, पूरी भी हो रही है। और मैं समझता हूं कि जब वो पूरी हो जाएंगी सारी चीजें तो उसका पूरा मसौदा और सब चीजें सामने भी आएगा। तो ये कोई चुनाव को देख के या इसको देख के कोई मुद्दे नहीं है, ये हमारे प्रारंभ से ही मुद्दे रहे हैं। तो बाकी जिसको लोगों को पेट में दर्द हो रहा है वो करें, ये तो ओवैसी को पहली बार थोड़ी ना बोल रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से एक बात कह के समाप्त करता हूं। देखिए, ओवैसी साहब जो है ना वो टीवी के बैरिस्टर है। मैं दीपक जी इसलिए कहता हूं, ट्रिपल तलाक आप देख लीजिए, आप जो है राम मंदिर का मामला या कोई मामला देख लीजिए, हर बार वो कानून समझाते हैं। अरे भाई, जब इतना कानून समझाते हैं तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ लेते, बाहर ही क्यों जो समझाते हैं। ठीक है, ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट से पारित हुआ ना, अयोध्या में मंदिर का निर्माण तो उसमें कोर्ट से पारित हुआ, और ये जो भी कानून है वो सब कोर्ट से हुए। तो बाहर आप जो है कानून बताते हैं और जब लड़ने का मौका आता है तो वहां पर आप जाते नहीं। ठीक, सीधे सैयद असीम वकार जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। ये कह रहे हैं कि भाई AIMIM के पेट में दर्द होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा कह रहे हैं कि ओवैसी साहब इतने बड़े बैरिस्टर हैं, बर्तानिया से बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो ये जब कानून समझाते हैं तो कोर्ट में ही चले जाए ना इन तमाम मुद्दों को लेकर। कोर्ट उनकी बात सुन लेगा, कानून रद्द कर देगा, क्योंकि ओवैसी साहब कभी गलत तो बोलते नहीं। आज की डिबेट ओवैसी साहब पर है या यूसीसी पर है? अरे ओवैसी साहब का जिक्र ना कर, उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, उनकी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जिक्र किया है मैंने पूरे पैकेज में। 2 बाइट लगाई है उनकी, 2 स्टेटमेंट। देखिए, अच्छा देखिए, अब जैसे थोड़ा बोल लेने दीजिएगा मुझे। इस देश में IPC और CRPC को जो लोग नहीं मानते हैं वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर आप कानून लेकर आ रहे हैं, बड़ी हमदर्दी। मैंने भाषण सुना मोदी जी का कि जब किसी बेटी को तलाक दे दी जाती है 20 साल बाद और फिर उसके बाप और भाई पे कितनी तकलीफ होती होगी। अच्छा लगा। मैं दीपक जी पूछ रहा हूं कि क्या यही तकलीफ दीपक जी हिंदू भाइयों को नहीं होती होगी जब उनकी बहन को या उनकी बेटी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया जाता है? इस पे कानून आना चाहिए। अगर आपकी बहन हो और आप हिंदू हैं और कोई आपकी बहन को तलाक भी ना दे और ऐसे ही छोड़ दे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? इस पे कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कानून है सर, IPC CRPC में है। दूसरी बात सर, तो कहाँ सजा हो रही है सर? कहाँ सजा हो रही है? अभी मैं मुंह से नाम ले लूंगा तो भी आप नाराज हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे आप जातिवाद कर रहे हैं। यहां तो लोग अपनी बीवी को छोड़ना बताया उन्होंने 2014 में कि हम शादीशुदा हैं, उससे पहले बताया ही नहीं।
दूसरी बात, जिस देश बातें यदि करनी हो इनको, मैं इसका एतराज करूंगा यदि ये किस तरह से बदतमीजी करेंगे चैनल के ऊपर में और व्यक्तिगत आदि आक्षेप करेंगे तो इनको फिर जवाब सुनना पड़ेगा। असीम बकार जी, मैं एक बात कहूं, हम किसी जाति मामले में वो बात ना करें, नहीं तो मैं ओवैसी साहब के घर में क्या होता है मैं इसका जिक्र भी कर सकता हूं, फिर आपको बड़ी मुश्किल आएगी, ये समझ लीजिए आप। फिर इनकी जब अंदर इनकी व्यक्तिगत बातें होंगी तब इनको तकलीफ होगी। मैंने किसका नाम लिया? आपने बोला नहीं 2014 के चुनाव में बताया, किसने बोला है? ये बदतमीजी करने आते हैं, इनको डिबेट नहीं करना होता है। आप नाम बताइए, मैं थोड़ा नाम बता रहा हूं। चलिए अब आगे सुनिए, आगे सुनिए। जिस देश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में गाय के लिए आदमी को मार दें, उसी गाय को गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में आप कटवाएं, वहां खाने के लिए वो अवेलेबल है। ये कैसा देश है? कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं आप? जिस देश में हिजाब वाली बच्ची का हिजाब नोचा जाए कि तुम हिजाब क्यों पहन रही हो, उसके पीछे लोग दौड़े उसका हिजाब नोचने के लिए, आप उस देश की बात कर रहे हैं, उस बच्ची की बात कर रहे हैं, उस मुसलमान औरत की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं जिसको हिजाब पहनने का अधिकार इस देश में नहीं है। जिस देश में मुसलमान अगर ईद और बकरीद साल में 2 बार सड़क पर नमाज पढ़ ले तो उस पर मुकदमा हो जाए, FIR दर्ज हो जाए, उसी देश में लोग सड़कों पर अगर पूजा कर ले तो कुछ ना हो। आप कौन से यूसीसी की बात कर रहे हैं? हम छोटे लोग हैं, हमारी आवाज कम उठती है, हमारी आवाज दबा दी जाती है, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे। अब ये तो ना कहिए असीम बकार जी, मेरी सवाल का जवाब ना ये तो ना कहिए कि आपकी आवाज दबा दी जाती है। आपका भी अभी 2 मिनट में 40 सेकंड ओवैसी साहब बोले, और कितनी जोर से उठाए आपकी आवाज बताइए। मैंने सर जो पूछा उसके जवाब दे दीजिए। अगर आप इन सब के जवाब दे देंगे तो आपका दिल यूसीसी के लिए सच्चा माना जाएगा, और अगर आप इन सब चीजों के जवाब ना दे पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में मक्कारी। अच्छा, श्रीराज नैयर जी, क्या हिजाब नोचा जा रहा है? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है विक्टिम क्राइंग। ये रोने धोने की आदत इनकी कब जाएगी ये पता नहीं। पहले तो आज के जो विषय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं। ये देश में एक संविधान, 2 विधान, एक हर लॉ जो है, कानून जो है सबके लिए समान होना चाहिए, ये हमारी पहले से ही मांग रही है। आप ये आईपीसी, अभी आप साहब जो बता रहे थे आईपीसी और सीआरपीसी की, ठीक है, स्वागत करते हैं, लेकिन जब 4 शादियां करनी हो तो शरिया को मानेंगे, जब डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम में पकड़े जाएंगे तो आईपीसी सीआरपीसी। तो ये किस प्रकार का ये संविधान को मानना हुआ? तो अपने मापदंड और अपनी सुविधा अनुसार को, अपनी सुविधा अनुसार से ये संविधान को मानेंगे, आईपीसी सीआरपीसी, तो फिर हाथ भी कटवाएं, कोड़े भी लगवाएं, वो क्यों नहीं करते? तो ये नहीं चलने वाला। अब देश जागरूक हो गया। अभी ओवैसी साहब का भी जिक्र किया आपने। ओवैसी साहब तो यही टीवी पे बैठकर हंसते थे, राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, कभी 370 को उखाड़, मैं कहीं डिबेट में और बड़े ठहाके लगा के हंसते थे। अब ये दो तो हो चुका है, राम मंदिर बन रहा है हमारे सबके जीवन काल में, 370 को तो उखाड़ के एक लात मार के फेंक दिया, अब ये यूसीसी भी लागू हो जाएगा। दूसरी बात, ओवैसी साहब, इनके नेता, शीर्षस्थ नेता, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव में और बार बार हर जगह तकरीरों में यही कहते हैं और विद प्रूफ डेटा के साथ कहते हैं, मुसलमानों की हालत देश में सबसे खस्ता है। सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा कॉलेज ड्रॉप आउट्स मुसलमानों में है, गरीबी, माल न्यूट्रिशन, मुफलिसी, बेरोजगारी मुसलमानों में। ये मैं नहीं कहता, ये ओवैसी जी कहते हैं। जब इनकी प्राथमिकता इनके समाज की, इनकी कौम की तकलीफों को एड्रेस करने की बजाय ये अपनी कौम को गलत दिशा में ले जाते हैं। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा, चंद इसमें रसूखदार लोग गरीबों को हमेशा पिछड़ा रखना चाहते ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। अब लेकिन हम समझते हैं, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, समाज हर तरह से सभी लोग जागृत हो रहे हैं। अब इनकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। यूसीसी इस देश के लिए आवश्यक है। इस देश में एक ही कानून चलने चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक परिवार में 2 व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। ठीक है, भारत के हर एक नागरिक को एक ही कानून के अंतर्गत उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक ही राइट्स और एक ही ड्यूटीज, ये ही होना चाहिए। और यह इसका हम पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसका हम सहमत करते हैं।
मुस्लिम समाज, उनके रहबरा, उनके रहनुमाओं को उनकी कौम के पिछड़ेपन के ऊपर काम करना चाहिए, न कि उल जुलूल बातों को लेकर के इस प्रकार से विषय को भटका करके अपने कौम को जाहिल न रखे। यही उनके लिए अधिक अच्छा है। अब्बास हैदर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए हिंदू समाज में भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, लेकिन समय समय पर काम हुए। मूर्ति पूजा के खिलाफ काम हुआ, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो धर्म में ही नहीं मानते, नास्तिक हैं। बाल विवाह था, उसको हटाया गया, सती प्रथा थी, उसको हटाया गया, दहेज की समस्या, उसके लिए सामाजिक आंदोलन हुए। ये सब रिफॉर्म्स की कोशिश मुस्लिम समाज में क्यों नहीं होती अब्बास हैदर साहब? और आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उनको ये याद दिला कर कि आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, वोट लेते रहते हैं। देखिए, जब हमारे देश में विविधता है तो आप चाहें कि कानूनों में समानता आ जाए, व्यक्तिगत कानूनों में समानता आ जाए, चाहे वो ट्राइबल्स हो। ये सिर्फ मामला मुसलमानों का नहीं है, ट्राइबल्स के भी अलग कानून हैं, मुसलमानों के भी, और भी जातियों के अलग कानून हैं। यहाँ पे मसला क्या है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है कि वो अवसर की समानता दे देश के नागरिकों को, उसकी जिम्मेदारी है कि वो रोजगार की समानता दे, रोटी की समानता दे, न्याय की समानता दे, आर्थिक समानता दे। उन विषयों पर समानता देने में नाकाम सरकार चुनाव के समय ऐसे विषय लाती है मुस्लिम समाज में जाते हैं क्या? समाज में ये बता दीजिए समाज बटे। साहब, आप तो अलग ही दिशा में गाड़ी चला रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये समस्या समझाने के लिए मुसलमान समाज को खुद आगे नहीं आना चाहिए या वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों में जो है, जो सरकार को समानताएं उपलब्ध करानी है, जो आर्थिक समानताएं, अवसर की समानताएं, पहले वो समानताएं उपलब्ध हो। आज प्रधानमंत्री जी से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि विदेश दौरे से लौटे हैं तो शायद वो मणिपुर की बात करेंगे, किस प्रकार से 100 से ज्यादा कल बैठक कर ली भाई उन्होंने, लगातार बैठक कर ली, हो गया। 50 दिन के बाद हाई लेवल की बैठक करनी पड़ी, 50 दिन बाद और पार्टी मीटिंग हुई। क्या मणिपुर को देश को बांटने की लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? सवाल यह है, आज इसके बारे में एक शब्द नहीं, लेकिन जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता दे दी, अब उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं। बाबा साहब के संविधान ने तो यूसीसी लिखा था भैया, बाबा साहब के संविधान ने उनकी कलम से यूसीसी लिखा था। अब्बास हैदर साहब, नैरेटिव भी तो ठीक लाया करिए, आपकी पार्टी को सूट करने वाला नैरेटिव लाया करिए। बाबा साहब के संविधान में यूसीसी की बात कही गई है अब्बास हैदर। बाबा, मैं बता रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ने सरकार को ये कहा है कि वो इसके लिए काम करे, तो काम तो करे सरकार, वही तो कर रही है सरकार। और क्या कर रही है? यूसीसी लाने के लिए तो काम कर रही है सरकार, और क्या कर रही है? आपने 2022 के अंत तक देश के सभी नागरिकों को पक्का मकान देने को कहा था, कहां है 18 करोड़ नौकरियां, कहां है बेरोजगार? ये सवाल है। इसकी समानता देश को चाहिए, लेकिन इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आरएसएस का मुक्त पद जो है तो प्रधानमंत्री मोदी काफी नहीं है, लंबा बोल लिया और आप बार-बार आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे लाए जाएंगे, बार-बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। के शर्मा जी जवाब बताइए। आप लोग मुसलमानों को डराने कर हिंदुओं का वोट लेने के लिए ध्रुवीकरण नहीं करते। के शर्मा जी बताइए। इनको बंद कराइए। 4 साल के बाद चुनाव से पहले क्यों कुछ नहीं करना है? अब्बास हैदर साहब रुक जाइए ना, अब्बास साहब रुक जाइए प्लीज। फिर फरवरी में आप विधि आयोग बनाते, रुक जाइए। देखिए, ऐसा है कि दीपक जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है बहस में। नहीं, इनको अपने ही बात में स्पष्टता नहीं है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के, अरे डॉक्टर अंबेडकर के संविधान अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, विधि आयोग बाकायदा उल्लेख है। उपयुक्त भी नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था क्या कि जब सारी समस्या हल हो जाएंगे तब जाके समान नागरिक संहिता लाना? ये तो नहीं कहा था कानून। और फिर दीपक जी, हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल आया ना, और किस तरह से ये झूठ फैला रहे हैं। आदिवासी में या अन्य समाजों में परंपराएं हैं, लेकिन वो भी हिंदू कानून के अंतर्गत ही आते हैं, देश के संविधान के कानून के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इनका विषय एक अलग है। इनको अधिकार तो चाहिए संविधान के अनुसार, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की इनकी बात आएगी तो नहीं साहब, हमारा धर्म जो कहेगा, शरिया कहेगा, वो मानेंगे साहब। अधिकार चाहिए इनको पूरी क्षमता से कि आप संविधान के अनुसार हमको ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है। अरे अधिकार लोगे तो उस कर्तव्य भी तो निभाना होगा। तो कर्तव्य निभाने की पारी आएगी तो नहीं साहब, हमारा तो शरिया नहीं कहता इस बात को।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये दोहरा पार्टी का दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है। किसी को बड़ा संविधान में समानता का अधिकार दिया है सारे देश के नागरिकों को। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बहुत लंबा वक्त दिया आपको, रोजगार की। अब ये ना करिए प्लीज, मेरी बहस से मुझे अच्छा नहीं लगता कि दो लोग एक साथ बोलते रहे। अब्बास जी, मैं किसी को ऑडियो डाउन नहीं करता, मैं किसी को हटाता नहीं, लेकिन आप ये करने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो नहीं। अब मैं बोलूं दीपक, मतलब कहीं तो कोई नियम मान लीजिए भाई साहब, कहीं तो कोई नियम मान लीजिए। वो नियम मानने के लिए आए ही नहीं है, वो नियम से कहां चलते हैं ये मानते हैं क्या? ये तो इनकी जो है यानी उद्दत ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग कभी नियम कानून से चले हैं क्या? दूसरी बात, इनकी क्या है सोच? समान नागरिक संहिता के आधार पर इनके पीछे इनकी सोच समझिए। सबसे ज्यादा जो है शोषण उसमें महिलाओं का ही है, और ये लोग जो है उसी को अपने ही परिवार के महिलाओं को वो अधिकार नहीं देना चाहते। मेन इशू तो ये है। तो मैं कहता हूं कि एक तरफ तो कहते हैं कि मुस्लिम उत्थान की बात करो, कल्याण की बात करो, दूसरी तरफ उनके यदि परिवार के उत्थान की, महिलाओं के विषय आएगा तो वहां पर ये इनका बिल्कुल जो है कट्टरपंथी पद सामने आ जाता है कि साहब इसमें नहीं, इसमें शोषण किसका हो रहा? एक ही घर में दो दो कानून चल रहे हैं। तो मूल रूप से, और दूसरी बात, एक नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है, 8 से 9 ऐसे मामले हैं। शाहबानों के प्रकरण में स्पष्टता से कहा कि भाई देश के अंदर में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। एक नहीं 8 केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया इस बात को। यहां तक 2015 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, एक तरह से आदेश किया उन्होंने। और उसके बाद जो है विधि आयोग जो बना, 21वां आयोग बना, 22वां आयोग है, उसने फिर से अपनी जो है वो मांगी है संतुष्टि। तो आने दीजिए, आपकी केवल विरोध से थोड़ी ना रुके देश चलेगा भैया, आप ही थोड़ी ना हो देश में। ठीक है, मैं सीधे यहां से सुनील सिंह जी के पास चलता हूं। सुनील सिंह जी, जेडीयू क्या कॉमन सिविल कोड का समर्थन करती है? देखिए, कॉमन सिविल कोड, एक हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को प्रीच और प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। ऐसे में अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने अफेक्टेड लोग हैं, इसके प्रति चर्चाएं कराएं और एक उस पर चर्चा करके जो सबको एक्सेप्टेबल चीज़ हो वही लागू करें। लेकिन वो तो होना नहीं है। इसके पीछे मंशा समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता की पटना में मीटिंग से पूरी तरह घबरा गए। उन्हें आशंका हो गई कि उनकी गद्दी 2024 में चली जाएगी। ऐसे में हड़बड़ी में एक नया शिगुफा लाकर जनता को भ्रमित करने के लिए सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। अगर सिविल कोड की बात होती तो सिविल कोड की बात के पहले उसकी प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि बाबा साहब ने लिखा कि उसके तरफ में आदमी को बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के उसके स्टेप्स हैं और जितने भी जैसे कि अभी वकार भाई को बताइए जरा, कैसे बढ़े वैसे लोगों क्या स्टेप्स बताए थे बाबा साहब ने, ये भी बता दीजिए। नहीं, देखिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबकी रेगुलर मीटिंग, आपसी में विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को समझाना। लॉ कमीशन मांग रहा है, वही तो लॉ कमीशन मांग रहा है। नहीं, लॉ कमीशन नहीं, आप तो पहले अनाउंस कर देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है। तो जब आप कही देते हैं करना है तो ये चर्चा है कि आप तो फैसला सुनाते हैं, क्योंकि आपके मन में एक घबराहट, एक बेचैनी चल रही है और आप जानते हैं कि जनता के आकांक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरे। आपने महंगाई में कंट्रोल नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ाई, जो आपने प्रॉमिस किया वो नहीं किया। आप बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रावास बंद कर दिए, आपने रोजगार के अवसर बंद कर दिए, कितने पद को समाप्त कर दिए। ऐसे में जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है तो आपको करना क्या है? भाजपा मुक्त भारत गुफा देना है। इससे हो जाएगा भाजपा मुक्त भारत पटना के लिए आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए किया। निश्चित पटना के मीटिंग ने इस बात को साबित किया। डॉक्टर साहब रुक जाइए, आप बोल चुके हैं, आप 2 मिनट। एकता के मलाकार होकर श्रीराज। देखिए दीपक जी, सपना देखने में तो कोई टैक्स देना नहीं। हाँ दीपक जी, सपना देखने के लिए तो कोई टैक्स देने की आवश्यकता है नहीं ना। तो भाजपा मुक्त भारत का सपना देखना इनके लिए इनका अधिकार है, पर वो सपने ही होते हैं, वो कभी पूरे होते नहीं है। जिस प्रकार से देश हित में एक पार्टी काम कर रही है, हम तो देखिए संगठन का कार्य करते हैं,
पर जैसे मैंने बताया राम मंदिर का विषय हो या आर्टिकल 370 का विषय हो या अभी काशी विश्वनाथ उज्जैन मंदिर का जो काम कार्य किया, मथुरा का कार्य, ये सारा भाजपा कर रहा है और हिंदू हित में काम कर रहा है, इसलिए भाजपा को सफलता प्राप्त हो रही है। तो और ये पार्टियां जो है समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, उन्होंने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है और तुष्टीकरण के बाद भी जिस समुदाय का तुष्टीकरण हुआ है उनकी हालत तो खस्ता ही हो गई है। तभी तो मैं कह रहा हूं, या तो ओवैसी साहब चुनाव के समय में गलत डेटा लेकर घूम रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हमारा समाज सबसे पिछड़ा है। अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ समय पहले, वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे, एक उदाहरण दे रहे थे कि मान लीजिए मेरे दादा की एक्स इनकम थी और समझो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मेरे दादा की 10,000 रुपए की इनकम थी तो पोते की कम से कम डबल होनी चाहिए। यहां दादा से भी इनकम पोते की कम हो गई है। ये भी वो एक एग्जाम्पल में एक बड़े पत्रकार को दे रहे थे। वो और समाज में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं पिछड़े हैं, नौकरियां नहीं है। तो ये सारे उदाहरण या तो वो झूठ बोल रहे हैं, फिर वो बार बार काहे के लिए सच्चर कमीशन का या महमूद कमीशन का हवाला देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है तुष्टीकरण होने के बाद एक 60-65 साल किसका राज रहा, तो ये समाज की हालत खस्ता क्यों है। तो आज समाज में जैसे अभी के शर्मा साहब ने कहा, राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य दोनों समान होने चाहिए। 4 शादियां करनी है तो शरिया से जाएंगे, बाकी अगर चोरी चकारी और इसमें सब पकड़े जाएंगे तो आईपीसी। तो ये इस तरह से नहीं चलने वाला ना। और इससे इनका समाज की हालत भी कहां हो रही है, ये भी देखिए आप। ठीक है, अब्बास हैदर साहब, आपसे समझना चाहता हूं मैं, सीधा सवाल है मेरा, बिल्कुल सीधा। प्रधानमंत्री ने आज एक और बात कही और वो उनका चोट था परिवारवाद पर, वो उनका चोट था भ्रष्टाचार पर। उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन बन रहा है ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार की 100% गारंटी है। क्या कहेंगे अब्बास हैदर साहब, क्योंकि आपकी पार्टी भी तो परिवारवादी है ना, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी। दीपक भाई, ये जो हताशा है प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की साफ देखने को मिल रही है। देखिए, पहली बार इस देश में ऐसा है कि कोई सेकंड फ्रंट, थर्ड फ्रंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फ्रंट है जिसमें देश के सभी राजनीतिक दल, जिनके साथ में देश की जनता, 4 लोग तो मैं भी आपको बता देता हूं, केसीआर है उसमें, व्यक्तिगत चंद्रबाबु नायडू है उसमें, हित को छोड़ करके, अरे केसीआर है उसमें, बहुत सारे चंद्रबाबु नायडू है उसमें, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और बहुत बड़ा फ्रंट है, बहुत बड़ा है, माना आपकी बात, बहुत बड़ा है। लेकिन क्या उसमें चंद्रबाबू है, क्या उसमें केसीआर है, क्या उसमें जगनमोहन रेड्डी हैं? आप वाले आएंगे नहीं आएंगे, विनय मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उस पर भी संशय है। बताइए, अच्छा 9 साल में, अच्छा बताइए 9 साल में भाजपा के 23 सहयोगी दल छोड़ के भागे हैं, 23 सहयोगी दल भाजपा के छोड़ के भागे। इनको क्या एक भी एनडीए में सहयोगी बढ़ा है 9 साल में? ये बताइए। हम बता देंगे, हमारे साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। तो आप देखिए ना, सहयोगी भी भाजपा के पहचान रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन हार रहा है, जनता किसके साथ में। भाजपा के खिलाफ जनता सोच रही है, जनता देख रही है। और यही बात द ऑर्गेनाइजर कह रहा है, आरएसएस का मुखपत्र जो है वो कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व काफी नहीं है। तो 2024 के लिए भाजपा की जो लेबोरेटरी है उसमें इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जैसे मणिपुर में हो रहा है, जैसे ये सब चीजें। लेकिन देश की जनता इस बात को समझ रही है बहुत बखूबी। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदुत्व के लिए काम किया, हिंदुओं के लिए काम किया। हमारा कहना है कि आप देश के लिए काम करिए। देश के लिए जब आप काम करेंगे, अगर रोजगार मिलेगा तो देश के सब सारे लोगों को मिलेगा। अभी जो मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो ये बात कह रहे थे। मैं कह रहा हूं देश के लिए काम किया। अगर 23 करोड़ को लोग गरीब हुए भाजपा के शासन में, तो उसमें हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है। अगर देश में 9 करोड़ 10 लाख लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, तो क्या उसमें मुसलमान है कि हिंदू है? सब देश के नागरिक हैं। आप समानता की बात करते हैं, आपकी दृष्टि में समानता नहीं है, आप देश के नागरिकों को समानता नहीं देखते। ठीक है, अब्बास जी रुक जाइए, लगातार मत बोलते रहिए। मुझे लगता है वो के शर्मा जी, उनका कहना है आप अवसर में समानता देते ही नहीं है, आप एक तरफा राजनीति करते हैं। नहीं दीपक जी, एक चीज बता, अब इनको शांत कराइए ना। ये तो पता नहीं है कहां से, तो अनुराग भदौरिया से भी बड़ा रेल इंजन लिया है सपा वाले, पता नहीं। अनुराग भदौरिया तो बंद नहीं होते थे, तो उससे ही बड़ा इंजन है। आप सब शांत रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के चलन देखिए, ये आपके शांति रखिए, ये आपकी हाँ ये आपको पता है हमें, आपको क्या है, व्यक्तिगत टिप्पणी हम जानते हैं आपको अच्छे से, चिंता मत कीजिए।
मैं इतना ही कहता हूं दीपक जी, इनको क्या ये लग रहा है 4 करोड़ जो है गरीबों के लिए पक्के मकान बने, क्या उसमें चुना गया है कि किसको हिंदू को देना है कि मुसलमान को देना है? सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हुए, सबको पक्का मकान देने सबसे की बात ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम समाज के लोग हुए। सारे लोगों के पास पक्का मकान हो गया देश में, क्या बताइए ना आपने प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं नहीं किया था। अब्बास जी ये पता नहीं कहां से चल रहा है। आप झूठ बोलेंगे, कभी पहली बार डिबेट में आए हो क्या? नहीं, 22 दिसंबर 2022 तक 22 सारे देश के लोगों को पक्का मकान देने की बात की थी, मिले कि नहीं मिले ये बताइए ना, बाइनरी क्वेश्चन है, हाँ या ना। अगर ना नहीं दिए तो झूठ है ना, नहीं झूठ है ना। नहीं, बवासीर हो गया है क्या मुंह पे? आपको क्या हुआ है आपके? अरे आप देखिए, आप प्लीज दोनों कंट्रोल करिए अब्बास जी, बीच में नहीं, प्लीज दोनों कंट्रोल करिए अब्बास जी, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। जी के हद होती है, इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। मैंने मना किया उसके लिए, मैंने बोला दोनों कंट्रोल करें। के शर्मा, ये बदतमीजी है ना सरासर, ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आपके शब्दों में क्या है? आपके शब्द कैसे हैं? आपके शब्द में क्या है? शालीनता दिख रही है आपके शब्दों को, मुझे कहना पड़ेगा आपको। आप अपने शब्दों को तो देखिए ना। नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये शालीनता है। आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के? दीपक जी का शो पूरी देश देख रही है, देश का सबसे पुराना चैनल है। मैं चुप हूं, आप बोलिए। जानते हैं सब, मैं चुप हूं, आप बोलिए आप तथ्य हो तो बोलिए ना। हाँ, मैं तथ्य के साथ ही बोल रहा हूं, मैं तथ्य के साथ ही बोल रहा हूं जनाब, मैं तथ्य के साथ ही बोलिए। आज देखिए, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की, उसमें कहीं भी यह भेदभाव नहीं किया गया कि ये हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए। उसके लाभार्थी जो हैं, और उसमें एक बड़ी संख्या जो है गरीब मुस्लिम समाज की है, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला। हमने तो कभी आंकड़े भी नहीं बताया कि इतने ये है इतने हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई जो लाभार्थी है वो लेगा इसको। दूसरी बात, जहां तक विपक्षी एकता का प्रश्न है दीपक जी, तो ये विपक्षी एकता तो सबको पता है। मैं अभी आपको ये जो 14 दल जो मिले थे, पहले तो इनकी शंका में वो दूर कर दूं कि अभी तक लोकसभा में 36 दलों का प्रतिनिधित्व है, 36 राजनीतिक दलों का, उसमें आप 14 लोग वहां पर मिले हैं, 20 पार्टियां अलग हैं, खड़ी हैं। आपको ये जानकारी हो, बहुत बड़ा गठबंधन, बहुत क्या बड़ा गठबंधन, पूरे 540 में 141 सांसद है मात्र इसके अंदर। बाकी जो है 400 सांसद कहां है? 303 तो हम ही हैं, 100 सांसद और जो विपक्षी दल के हैं वो अलग खड़े हैं, वो तो आपके साथ भी नहीं आना चाहते। तो आप बहुत बड़ा गठबंधन, बहुत बड़ा ऐसा बता रहे जैसा पूरा विपक्ष इकट्ठा, और आपकी तो स्थिति वहां 3 की है, और आरजेडी जहां जिसके उसमें कर रहे हैं उसका तो खाता भी नहीं खुला है, लोकसभा में 1 सांसद नहीं है, वो गठबंधन की बात कर रहे हैं बैठ के यहां पर। ये एक टाइटैनिक जहाज है, और उसमें क्या हुआ उस दिन दीपक जी क्या हुआ भाई? 3 बात तो आप हमेशा से कहते आ रहे हो ना, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी की नीतियों ने जो है देश को खत्म कर दिया, मोदी जी को जो है 1 to 1 मिलकर हराएंगे, 1 to 1 लड़ेंगे, ये तो आप पिछले 8 साल से गा रहे हो। उस दिन 4 घंटे क्या किए? लिट्टी चोखा खाए, चाय काफी पिए, और राहुल गांधी की शादी करवाने गए। यही तो हुआ कि राहुल गांधी जी के सामने प्रस्ताव रख रहे थे शादी का, तो ये 4 घंटा क्या वहां पर आप लोगों ने किया, विपक्षी दलों ने? ये 3 बात तो हमेशा से रट रहे हैं, और वही चीज वहां हुआ। एक जो नीतीश कुमार जो है आशा पाले बैठे थे कि संयोजक तक बना दो मेरे को, वो तक तो पारित नहीं कर पाए आप वहां पर। ठीक है, मैं सीधे यहां से, आप वहां पर ढोंग मचा के बौखला गए हैं। अरे आप खुद ही अपने आप में समझ नहीं, एक आदमी जो है वहां एक दूसरे को हैसियत दिखा रहे थे, वहां कोई प्यार नफरत की बात कर रहा है कि नफरत का दुकान खोला हूं, कोई कह रहा है मैं प्यार की दुकान खोला हूं, सब कुछ हो रहा था, प्यार, इकरार, तकरार, और साथ में बहिष्कार भी बाद में हो गया पूरे बैठक का। ठीक है, विनय मिश्रा जी जुड़ गए मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय जी। सीधा सवाल, अपने आप में देखो बौखला गए, ये कर गए की बात कर रहे हो आप। सीधा सवाल विनय मिश्रा जी, प्रधानमंत्री ने कहा एक चीज की गारंटी है इस महागठबंधन से, ये 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, और आप पर तो भ्रष्टाचार के बड़े गंभीरतम आरोप लगे हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी की इस बात पर? मैं तो हैरान हूं, प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, उनके बगल में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बैठे थे, जिन पर व्यापम का इतना बड़ा घोटाले का उन पर चार्ज लगा हुआ है। उनके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, जब वो बीजेपी में नहीं थे, उसमें खुद बीजेपी ने उस पर आरोप लगाया था कि वाटर स्कैम में हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। तो ऐसे तमाम मैं आपको नाम गिना सकता हूं जिनका उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि ये सब भ्रष्टाचारी है, और आज सारे उनकी पार्टी में आ गए, तो आज वो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। तो आज ये भ्रष्टाचार की लड़ाई
सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होती तो पहले वो अपने गिरेबान में झांकते और खुद उनके बगल में बैठे जितने भ्रष्टाचारी थे उन पे एक्शन लेते। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 18 साल मध्य प्रदेश में इतने सालों से उनकी सरकार है, क्या वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या आसाम में, आज मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, मैं बात करूं, इतने घोटाले हर जगह हुए पर सिर्फ विपक्ष पे ही क्यों वो उंगली उठती है? और जहां तक दिल्ली की बात है, ईडी सीबीआई सारी लगा दी, 1 रुपए नहीं मिले उप मुख्यमंत्री के घर पे। उनके घर से लेकर सरकारी आवास से लेकर उनके प्राइवेट मकान से लेकर रिश्तेदारों के यहाँ छापा डाल दिया, 1 रुपए नहीं मिला। तो सिर्फ और सिर्फ ये दबाने के लिए। मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, जब से अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए हैं, जब से दिल्ली में उन्होंने काम किया, पंजाब में काम किया, आज सारी पार्टियां मिलके अरविंद जी के पीछे पड़ गई और बीजेपी तो खासकर दिल्ली में हमने काम किया। मुझे तो समझ नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट ने 5 बेंच की जजेस ने हम लोगों को जो है ये ऑर्डर दिया कि भाई दिल्ली सरकार को सर्विस मिलना चाहिए, पर मात्र 9 दिन के अंदर उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ केंद्र सरकार जो है ऑर्डिनेंस ले आई उस ऑर्डर के खिलाफ। तो मुझे समझ नहीं आता, ये सिर्फ लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की है। और ऐसे तमाम मुद्दे, दीपक जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आप बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आज ईमानदारी से देखें तो मुझे लगता है आपको नजर आएगा कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या खेल चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का खेल चल रहा है। मुझे तो कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दिख नहीं रही है। ठीक है, मैं सीधे श्रीराज नायर जी के पास चलता हूं। श्रीराज नायर जी, इनका कहना है कि भाई हमने तो भ्रष्टाचार किया नहीं, अब प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बड़े सिलेक्टिव हो रहे हैं और ये आरोप लगाने का अधिकार उनके पास नहीं है। क्या कहेंगे श्रीराज नायर जी आपके इस बयान पर? देखिए, इसीलिए तो इनके डेप्यूटी सीएम आज जेल में हैं, इनके हेल्थ मिनिस्टर जेल में हैं और बाकी और जाने वाले वो अलग विषय है। और ये भारत में तो एक बहुत अच्छी न्यायिक प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर जुडिशियल सिस्टम पूरे विश्व में मानी जाती है। यहाँ तो कसाब को और अफजल गुरु को भी पूरी ट्रायल का मौका दिया है और इनको भी ट्रायल का मौका मिल रहा है। वेट करें, ये ऑलरेडी इतने लोग इनके ऑलरेडी जेल में हैं। तो मैं इस राजनीतिक विषय पर ना जाऊंगा, वो जो को अपना जुडिशियल प्रोसेस अपना काम करेगी। यूसीसी के बारे में आज मुख्य रूप से डिबेट थी, तो हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे। स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में यहाँ पे वकार जी ने भी बात की और भी समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता ने भी बात किया, लेकिन ये सिलेक्टिवली अपनी सहूलत के अनुसार बाबा साहेब को कोट किया इन्होंने। हम सबको सन 47 में जाना पड़ेगा। देश का विभाजन क्यों हुआ? देश के मुसलमान देश के हिंदुओं के साथ रहना नहीं चाहते थे, तो 2 भाई अगर अपना अपना प्रॉपर्टी लेके अलग अलग हो गए तो अलग अलग की बात हो गई। पाकिस्तान का बनना केवल ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर और केवल इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना और भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेसी रखा। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको भारत यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य होना चाहिए था। तो यहाँ के मुसलमान एक बार तो विभाजन कराने में उनका पूरा हाथ था। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और बंगाल के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा भारत के विभाजन में उनका हाथ था। और दूसरा दुर्भाग्य बात थी, वो यहाँ से गए भी नहीं और देश का विभाजन भी करा दिया। अब जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है तो ये एक और विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य है। राइट सबके एक हैं, अधिकार सबके हैं और कर्तव्य भी सबके एक होने चाहिए। आईपीसी और सीआरपीसी के तहत ही सारा कानून होना चाहिए। शरिया की जगह भारत में नहीं होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए, यही हम चाहते हैं। ठीक है, मैं सीधे असीम वकार जी के पास चलता हूं। असीम वकार जी, 2 टूक बात कही है श्रीराज नायर जी ने यूसीसी के बारे में, आप सहमत हैं श्रीराज नायर जी की बात से? श्रीराज नायर साहब से मैंने पूछा था इससे पहले कि गाय को पूरे देश में बचाने के लिए हमारे साथ आएंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। वहां पर भी पूरे बिल्कुल हम पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, कानूनी तौर पर बिल्कुल पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। बताइए, हमारे से ये मांग है और इसके लिए लड़ रहे हैं। तो आप ऐलान कीजिए ना या मेरे साथ कि मोदी जी नहीं, बीएसपी की तरफ से आप चलाइए अभियान कि यूसीसी से पहले ये कानून लेकर आए। बिल्कुल अभियान चलेगा और आशा भी मोदी जी से ही है। ये भी कानून मोदी जी ही लागू करेंगे। जिस प्रकार से राम मंदिर बना और जिस प्रकार से अभी मथुरा में और काशी में बनने वाला है, मस्जिद हटने वाली है, और जिस प्रकार और गौ हत्या कानून पर निषेध बैन, वो भी मोदी जी लाएंगे और आपके और मेरे जीवन काल में ही होगा। आप निश्चिंत रहिए। के शर्मा जी से हाँ कराइए, कब करा रहे हैं?
बिल्कुल। अभी अभी मेरे शर्मा जी हम बैठे हैं, वो सहमत है, वो उसके लिए काम कर रहे हैं शर्मा जी भी। कुछ नहीं कर रहे हैं। गोवा में तो आपके मुख्यमंत्री कहते थे कि हम इंपोर्ट करेंगे गोश्त। अरे हो आप सबर करिए। आपके सरबराह हंसते थे ना, राम मंदिर नहीं बनेगा, 370 हटेगा नहीं, केवल चुनावी मुद्दा है। उनके हंसी निकल गई। 3 तलाक का कानून भी नहीं हटेगा, ये लागू तो करके देखें, हम तोड़ देंगे, ये भी कहते थे। देखिए एक बात समझिएगा, आपके रहनुमा हंसते थे ना सर, अंदर से उस पर बात मत कीजिएगा। इसलिए बोलूंगा आप निश्चिंत रहिए, आप कहते थे मेरे जीवन काल में हमारे सपने पूरे होंगे, बेफिक्र रहिए आप। सुनिए, गोवा में अगर 35 साल शादी हो जाए और 35 साल तक मर्द के 35 साल तक के बच्चा ना हो, लड़का मेल बच्चा ना हो, मेल चाइल्ड, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है। इसको भी शामिल कीजिए आप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स वाला जो क्लॉज है आपका, वो बाकी धर्मों पर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसको आप शामिल करेंगे, बाकी धर्मों के लिए नहीं करेंगे। आप इसको बताने पर राजी नहीं है। वकार जी अभी बताया ना, हिंदू धर्म कुछ भी बताने पर राजी नहीं के लिए तैयार रहा है। अगर कहीं कुछ कुरीतियां हैं तो रिफॉर्म्स होगा, आप बेफिक्र रहिए। रिफॉर्म्स केवल हिंदू धर्म ही कर पाएगा, बाकी तो एक पत्थर की लकीर है। रिफॉर्म कर रहे हैं? रिफॉर्म्स के लिए तो हम ही तैयार है। हम ही वकार जी कहाँ अपना एक रिकॉर्ड अटका लेते हैं। 1-2 सवाल वही घुमा घुमा के आप हर डिबेट में पूछते हैं, कभी तो कुछ नया लाया करिए सर। आपके पास यहीं पे आपकी रिकॉर्ड अटक जाती है। वो गोवा में एक क्या नया लेकर आए? नहीं, देखिए बात समझिएगा, अगर मैं सच बोल देता हूं तो आप भी नाराज हो जाते हैं। अरे सर, मैं कौन होता हूं नाराज होने वाला आपसे? बीजेपी आप इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं एक छोटा सा एंकर, न्यूज एंकर, मेरी क्या औकात आपसे नाराज हो जाऊं? आप कल से मेरे शो में आना बंद कर देंगे, बोलेंगे हम नहीं आएंगे। बात पर मैंने कहा ना, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप इस बात को मत कहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैंने अपनी बात रखी। ये 4 जो लोग बैठे हुए हैं, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं या बीएसपी प्रवक्ता हैं या दीपक चौरसिया साहब हैं, जी के प्रवक्ता हैं, सॉरी जी के एंकर हैं, आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। ये डिसाइड करने दीजिए देश को कि जो मैंने कहा है वो गलत है या सही है। वो देश डिसाइड कर रहा है, जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पार्टी के विरोध में नहीं जाएंगे। ठीक है, के शर्मा जी आपका जवाब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे आश्चर्य है वकार साहब जो है वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मानेंगे, तो हाँ ठीक है, क्योंकि कानून सम्मत होता है बातें तो लोगों को मानेंगे। ओवैसी साहब भी इसी तरह कहते हैं, रोज गाते हैं, रोज जो संविधान का धारा पढ़ाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं वो नहीं मानते, क्योंकि वो आप जो पढ़ाते हैं वो ऐसे ही झूठ पढ़ाते हैं जैसे आप पढ़ाते हैं। दूसरी बात, अभी मैं उसी समान नागरिक संहिता की जिसके डॉक्टर अंबेडकर की बात की, संविधान सभा के चर्चा के अंदर में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला दीपक जी? उन्होंने पूछा, संविधान सभा की बैठक में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समान नागरिक संहिता का इतना विरोध क्यों हो रहा है। यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि भारत जैसे देश में यह लागू नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता। ये भावना बाबा अंबेडकर जी की थी, तो उनको जो है गलत ढंग से कोट करके कि नहीं साहब उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वैसे नहीं कहा। मैं इसलिए कहता हूं कि ये इस बात की जरूरत देश के अंदर थी। हां, 60 सालों तक, 70 सालों तक कांग्रेस की जो सरकार रही वो तुष्टीकरण केवल करने के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको जो है कभी लागू नहीं किया और ना लागू करने की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि इनको लगता था कि हमारा ये वोट बैंक चला जाए। हाँ, हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड में ठोक दिया, ठीक है, हमने उस समय विरोध किया। आज हम मानते हैं कि सही है वो, क्योंकि उससे कई ऐसी चीजें कुप्रथाएं खत्म हुई। और इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता में 3 ही तो मुद्दे हैं दीपक जी, शादी, तलाक और जमीन जायदाद का बंटवारा। ये 3 ही इश्यू है अनुच्छेद उसके अंदर। तो उसमें कहां, उसमें तो शोषण ही हो रहा है ना, वो तो उसके विरुद्ध की बात है। और दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ के गा रहे थे, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे। इनको शायद याद है कि नहीं पता, उस समय ये उसमें रहे कि नहीं, ये इस पार्टी का उदय कैसे हुआ? भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुआ था ना दीपक जी। और यही लोग सबसे नंबर 1 भ्रष्टाचार शरद पवार, नंबर 2 भ्रष्टाचार लालू प्रसाद यादव, नंबर 3 मुलायम सिंह यादव, नंबर 4 गांधी परिवार, यही करते थे ना चिल्ला चिल्ला के।
और ये जंतर मंतर में 20 की जो फहरिस्त लेके खड़े होते थे। और केजरीवाल उस दिन जाके जो शरणागत हुए, वो किसके पैरों में शरणागत हुए? उसी लालू प्रसाद यादव के, उसी जो है उसके शरद पवार के, उन्हीं से जाके समर्थन मांग रहे हैं, जिनके लिए आप पर्ची फाड़ा करते थे जंतर मंतर में बैठ के कि ये नंबर 1 भ्रष्टाचारी है। तो आपकी क्या चरित्र है आपका आम आदमी पार्टी का? आप जिसके विरुद्ध आपका पैदाइश हुई, जिसके विरुद्ध आपने उसको ठग दिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जिनको अंसर में बैठा के आपने फायदा लिया इस यहां पर, और आज उसके सारे नीति सिद्धांतों के आप अगेंस्ट आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों की गोद में जाके बैठ गया, वही शरणागत हुआ वो जाकर। विनय मिश्रा जी, आपका जवाब। कहते हैं हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं। अब बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आपकी पार्टी बनी और उसी पार्टी के दो मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री नंबर 2 और एक हेल्थ मिनिस्टर जेल में, और कहीं नहीं, जेल में आरोप भी नहीं लगे, जेल चले गए। भ्रष्टाचार के मामले पे गए आपके। देखिए, पहली बात तो मैं एक बात कहना शर्मा जी, आप कह रहा कि आप जैसा कोई दोहरा चरित्र, शर्मा जी रुक जाइए स्थिति में आप जैसा कोई बहुरूपिया शायद ही 70 साल के इतिहास में हुआ जो केजरीवाल है। और इसीलिए आज भी, और एक बात कहकर समाप्त करता हूं, जो अभी आपने दीपक जी प्रश्न उठाया था कि यहां पर क्या था, केवल वंशवाद, गांधी परिवार के शाहजादे राहुल गांधी, लालू यादव के शाहजादे तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला के शाहजादे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद की शाहजादी महबूबा मुफ्ती, शरद पवार की शाहजादी सुप्रिया सुले, शिबू सोरेन के शाहजादे हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे के शहजादे जो है आदित्य ठाकरे, मुलायम सिंह यादव के शहजादे अखिलेश यादव, डीएमके के शहजादे एमके स्टैलिन। मतलब 14 दल में 9 जो है एक वंशवादी वो जो पार्टियां एक साथ बैठी है वहां पर ये कहने के लिए कि हम लोकतंत्र बचाने बैठे हैं। ठीक है, विनय मिश्रा जी, जवाब आपका। बने हुए। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। हमारा एक कहना, शर्मा जी अब आप बहुत देर से बोल रहे थे, हम सब सुन रहे थे, आप बहुत वरिष्ठ है और बहुत सीनियर है भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप अभी बोल रहे थे भ्रष्टाचार और बहुत आपने कहा अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर संविधान रहेगा तभी ये राजनीतिक पार्टियां रहेगी, तभी चुनाव होंगे। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अलायंस की बात करते हैं। कश्मीर में पीडीपी को आप जो है एंटी नेशनल कहते थे, उसके साथ आपने अलायंस किया। हरियाणा में आपने जो है जो दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के साथ आपने जो अलायंस किया। तो आपके बहुत सारे अलायंस है जिसमें आप समय समय के साथ आपने रंग बदला और समय बदल के आपने बहुत सारी पार्टी से अलायंस किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम दिल्ली में सिर्फ काम करना चाहते हैं, क्या ऐसा डर है कि आप मात्र 8 दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया मात्र 8 दिन के अंदर आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए, ऐसा क्या डर था आपको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? आप बताइए। हम तो सिर्फ काम करना चाहते हैं, आप हमें काम क्यों नहीं करने देना चाहते? आप हमारे लोगों पे सीबीआई ईडी की जो है आप सीधा जो है भेज देते हैं इनकम टैक्स का। आज नया आप सुन रहे होगे, आप सीएजी ऑडिट कराना चाहते हैं। मैं आपसे, आप डीईआरसी का आपने चेयरमैन लगा दिया और दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमें काम करने क्यों नहीं देना चाहते हैं? ईमानदारी से आप बताएं। आप स्कैम की बात करते हैं, बहुत सारे आपकी पार्टी के नेता के लोग संलिप्त हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? चिक्की स्कैम मुंबई का, हुडको स्कैम, मैं बहुत सारे स्कैम आपको बताता हूं। आज जो है शारदा घोटाला, बीजेपी का जो अपना बंगाल में अभी जो है आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका हुआ। बहुत सारे ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वो जो है भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से कानून का और उसका जो है इस्तेमाल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट में आप आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट से हमारे दोनों नेता बिल्कुल निकल के आएंगे। अरे बेल ही मिलेगा ना, भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं हटेंगे विनय मिश्रा जी? देखिए, सुनवाई होने दीजिए, चार्जशीट आने दीजिए। कई सारे पिछले सरकारों पे पिछले ऐसा है अभी चल रहा है, हम लोग भी जवाब उसका देंगे आपको। निश्चित रहिए, समय आने दीजिए। चार्जशीट में आपके जो है, कभी आप कहते हो कि जो फला इतने करोड़ में खर्च हुए, निकल के आता है कि आपने ईडी के चार्जशीट में कहा, जेल में बंद है, आपने ईडी के चार्जशीट में कहा कि गोवा के चुनाव में खर्च हुए। गोवा में आपके ईडी के पूरी तमाम 200 की टीम जाके वहां इंक्वायरी करके आई, मात्र 19 लाख रुपए वहां निकल के आया कि कैश में खर्च हुआ है। तो आपके ईडी में तमाम ऐसे दावे जो झूठे निकल के आ रहे हैं। समय आने दीजिए, इस देश की जनता आपको जवाब देगी। समय आने दीजिए। आप विनय जी जवाब लेते हैं शर्मा जी का। देखिए दीपक जी, मुझे आश्चर्य है, ये कह रहे 1.25 साल से उसी कोर्ट के अंदर, उसी जेल में आप बंद हैं।
यदि आप कह रहे आपको तो तुरंत पता चल जाता है कि ईडी ने क्या कार्रवाई की, तो उसमें क्या निकला, इसके घर नहीं निकला, उसके घर। यदि आपने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है तो वो मनी सिसोदिया अपने घर में रखेंगे, अलमारी में भर के रखेंगे? इतने तो मूर्ख आप हैं नहीं। आप कहां रखे वो तो अभी बताएंगे ना, जब जेल के अंदर अभी इंक्वायरी चालू हो रही तो आपको कोर्ट नहीं छोड़ रहा है, चार्जशीट भी दायर हो रही है और सब चीज हो रहा है, और आप लड़िए। कोर्ट इसलिए आपको क्यों नहीं छोड़ रहा? आप तो इतनी दलील लेके आ रहे थे। अब कभी तो उनकी जो है पत्नी बीमार हो जाती है, कभी कि उसका कोई कहता है, मीडिया रिपोर्ट है कि उनकी तो याददाश्त ही चली गई एक आपके नेता की। वो तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है वहां पर, वहां आप कोई बचाव थोड़ी ना कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी ठीक है, यहीं पर रुकता हूँ के शर्मा जी। अफसोस आज के लिए मेरे पास वक्त इतना है। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, मैं आपको दूसरा मौका नहीं दे पा रहा हूँ, पर वादा करता हूँ इसी बहस को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे अभी बहुत दिन बाकी है चुनाव के अंदर, और आपको मैं बोलने का मौका जरूर दूंगा। मुझे लगता है वंशवाद पे कुछ बोलना चाहते थे, जो मैं समझ पाया आपकी बात से। जी न्यूज़।